यहाँ पे आर्टिकल है कि इंडिया की इकोनॉमी में क्या हुआ है कि एक हिस्टोरिक मोमेंट आया है जहाँ पे इंडियन रुपी पहली बार $1 के मुकाबले 90 के नीचे चला गया है। पर ये सिर्फ मार्केट की न्यूज़ नहीं है, ये आपके घर के बजट, फ्यूचर के प्लान्स और डेली लाइफ से जुड़ी एक कहानी है। जो अब यहाँ पर क्या है, दिसंबर 2025 में रुपी ने हिस्ट्री बना दी। जैसे 89 से 90 के नीचे जाना सिर्फ रुपी का फॉल नहीं है, इसका मतलब है कि मार्केट को लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ रहा है। और इंडियन इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ रहा है उसका मतलब है कि जब भी रुपी गिरता है तो सबसे पहला इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर नहीं आता है, आम आदमी की जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो जेब पर जो खर्च होता है वो बढ़ जाता है। जैसे मान लो फ्यूल हो गया, ग्रॉसरी हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रैवल हो गया, सब कुछ धीरे धीरे महंगा होने लगता है। तो इंडिया अपने बेसिक ज़रूरतों के लिए यहाँ पे इंपोर्ट पर डिपेंड करता है। जैसे हम अपना 90% क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाते हैं, एडिबल ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्टिलाइजर सब इंपोर्टेड है। इसलिए जब भी रुपी वीक होता है इंडिया का खर्चा जो है वो तुरंत बढ़ जाता है। तो वीक रुपी का मतलब है इंपोर्टेड चीज़ें जो होती हैं वो महंगी हो जाती हैं, और जब इंपोर्ट्स महंगी होती हैं तो उसका असर इन्फ्लेशन के थ्रू हर हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस पर पड़ता है। और यही रीज़न है कि रुपी का फॉल महंगाई को बढ़ाता है। जैसे ऑयल सिर्फ पेट्रोल नहीं होता ना, ऑयल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो जो वेजिटेबल्स होगी उनका कॉस्ट बढ़ेगा, मिल्क बढ़ेगा, मिल्क का प्राइस बढ़ेगा, ग्रोसरी जो होगी वो महंगी हो जाएगी। इसलिए रुपी का फॉल डायरेक्ट किचन तक पहुंचता है, मतलब जो भी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस होते हैं हमारे उस तक पहुंचता है। जैसे मोबाइल, फ्रिज, एसी या कार, इन सब में फॉरेन पार्ट्स यूज़ होते हैं। तो जब डॉलर महंगा होता है तो कंपनीज अपना कॉस्ट कस्टमर पर डाल देती हैं, इसलिए नया फ़ोन या कार लेना अब और महंगा हो रहा है। अब यहाँ पे फॉरेन पढ़ाई का सपना देखने वाले जो स्टूडेंट्स के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि डॉलर में फ़ीस और रेंट देने का मतलब होता है कि हर साल 5 से 10 लाख का एक्स्ट्रा बर्डन मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये प्रेशर का रीज़न बन रहा है। तो जिन्होंने डॉलर में एजुकेशन लोन लिया है उनके लिए प्रॉब्लम और भी सीरियस हो गई है, क्योंकि लोन का अमाउंट सेम है मगर रुपी के गिरने की वजह से रीपेमेंट का बर्डन जो है वो लाखों रुपए में बढ़ गया है। तो रुपी के गिरने के पीछे 3 बड़े रीजंस कौन कौन से हैं। एक तो पहला ट्रेड टेंशन जो यूएसए के साथ चल रही हैं, जैसे टैरिफ उन्होंने हिट कर दिया 50%। दूसरा है इन्वेस्टर्स का पुल, जो उन्होंने अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ इन्फ्लेशन को कंट्रोल होने के बावजूद, हमारी जीडीपी अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उन्होंने $17 बिलियन जो है वो इंडियन इक्विटी से 2025 में निकाल लिया है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करता है। और आरबीआई की पॉलिसी में जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे इंडिया का जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है, जो रिजीम था, वो अब स्टेबलाइज से वो क्रॉल लाइक सिचुएशन में पहुंच गया है। तो आरबीआई भी यहाँ पे पॉलिसी जो शिफ्ट लेके आ रहा है वो भी एक रीज़न है कि जो इंडियन रुपी है वो गिर रहा है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है कि डॉलर जो है वो मेन विलन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पर हैवी टैरिफ लगा दिए। इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट्स कम, डॉलर कम। तो जब डॉलर कम आता है तो रुपी नेचुरली जो है वो वीक हो जाता है ना। तो यहाँ पे 2025 में लगभग 17 बिलियन फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया से पैसा निकाल लिया। अब पहले आरबीआई को एग्रेसिवली, आरबीआई रुपये को क्या करता था, एग्रेसिवली बचाता था। अब आरबीआई की जो अप्रोच है वो थोड़ी सी अलग है, वो रुपये को नेचुरली एडजस्ट होने दे रहा है ताकि लॉन्ग टर्म जो है वो स्टेबिलिटी आ सके। अब इस बार सिचुएशन पहले जैसी नहीं है। जैसे आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो हमारा $690 बिलियन है, तो उससे जो पैनिक की ज़रूरत नहीं है, ये कैलकुलेटेड इकोनॉमिक मूव है। इसका रियल इम्पैक्ट मिडिल क्लास फैमिलीज़ पर पड़ रहा है, और पेट्रोल, एलपीजी, ग्रोसरीज, ईएमआई, हर महीने जो बजट है वो टाइट होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ने भी क्या किया हुआ है कि रुपी को जो है वो थोड़ा कमज़ोर होने दिया है, जिससे कि एक्सपोर्ट को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना सकें, जिससे जो भी यूएस का जो टैरिफ का इम्पैक्ट जो है उसको ये कम करना चाहते हैं। तो कई बार ये पॉलिसी के अंदर ही आ जाता है कि ये रुपीज़ को कमज़ोर कर रहे हैं, जिससे एक्सपोर्ट जो है ना वो हमारा सही हो सके, क्योंकि टैरिफ लगा हुआ है तो टैरिफ की वजह से हमारा एक्सपोर्ट ऑलरेडी, उसमें एक्सपोर्ट जो है वो हमारा कम हो गया यूएस के साथ। तो वो रुपी के फॉल होने का एक बेनिफिट ले रहे हैं यहाँ पे एक्सपोर्टर्स के लिए। अब यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग में क्या हो जाएगा कि जैसे ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट में बोला है कि एशिया की ये वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। कोटक सिक्योरिटी वाले भी कह रहे हैं कि अगर ये इसी तरह रुपी को 90 के ऊपर लेके जाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि रुपी जो है वो 91 के ऊपर चला जाए। और हो सकता है कि जो करेंसी एनालिस्ट हैं कोटक सिक्योरिटी के, उन्होंने ब्लूमबर्ग से बोला है कि ये बहुत मुश्किल होगा और जस्टिफाई करना होगा कि जो इसके फंडामेंटल बेसिस हैं कि क्यों ये इंक्रीज़ हो रहा है। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि और ये हार्ड टाइम दे दे हमें। तो जो वीक मैक्रो पिक्चर है इंडिया में, ये कहीं ना कहीं इसकी जो करेंसी परफॉर्मेंस है वो भी इन्वर्टिबल बनाती है, और यहाँ पे जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बढ़ाएगा, और कहीं ना कहीं हमारी जो नॉमिनल जीडीपी जो ग्रोथ है ना उसको भी कमज़ोर करता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाएगी, फॉरेनर जो है वो सेलिंग डाउन करने लगेंगे अपनी जो भी डोमेस्टिक इक्विटी जो उनके पास होगी वो। तो सतधुरा पोर्टफोलियो जो मैनेजर है यहाँ पे जैनिस एंडरसन इन्वेस्टर्स जो सिंगापुर के थे, उन्होंने ऐसा बोला है।
अब यहाँ पे लाइफ जो है वो ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो गई ना, हर कहानी में एक पॉजिटिव साइड भी होती है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे डेप्रिसिएशन जो है ना वो कहीं ना कहीं हाउस होल्ड पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर रहा है। जैसे ऑयल एनर्जी, तो इंडिया इंपोर्ट करता है 90% क्रूड ऑयल, 60% एडिबल ऑयल। अब रुपया कमज़ोर, इसका मतलब है कि और कॉस्टलियर होता चला जाएगा। तो हमेशा जब भी रुपी फॉल करेगा वो हमारा हार्मफुल होगा, किसके लिए, इम्पोर्टेड आइटम्स के लिए। और रुपी जब भी हमारा अप्रिशिएट होगा तो हमारा किसके लिए बेनिफिशियल होगा, इम्पोर्ट के लिए। तो अगर रुपी जब भी हमारा डेप्रिशिएट करेगा तो हमारे लिए बेनिफिट क्या होगा, एक्सपोर्टर के लिए, जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारा बेनिफिट लेके जाएंगे, इसमें हमारे एक्सपोर्टर्स जो होंगे। तो यहाँ पे यही है कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज जो है, इंपोर्टेड आइटम जैसे लैपटॉप, फ्रिजेस, स्मार्टफोन्स, ये सब कुछ महंगा हो जाएगा। जैसे इन्फ्लेशन है, कुकिंग ऑयल, एलपीजी, पेट्रोल, ये कहीं ना कहीं बजट को स्क्वीज़ करेगा। और आने वाला टाइम में हो सकता है कि लोअर और जो मिडिल इनकम की जो हाउस होल्ड्स की जो इनकम है उसके साथ साथ ये जो रुपी का जो डिप्रिसिएशन हो रहा है उसकी वजह से इनके जो आइटम्स होते हैं, हाउस होल्ड्स के आइटम्स होते हैं, वो बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे स्टूडेंट है, कोई ट्यूशन फीस दे रहा है 5 लाख रुपए पर ईयर, और 40 लाख रुपए यहाँ पे 80 रुपये के हिसाब से, 40 लाख रुपए 80 रुपये पर डॉलर के हिसाब से, अब उसे 45 लाख रुपए वापस करना पड़ेगा। तो 5 लाख का जो हाइक हो रहा है और उसकी जो मंथली सैलरी है बहुत सारे मिडिल इनकम फैमिलीज़ पे, तो वो कैसे इंपैक्ट डाल रही है। उसी तरह एजुकेशन लोन का जो रीपेमेंट है, बॉरोवर और जो कंज्यूमर्स, एक फैमिली अगर मान लो अर्न करी 1.5 लाख पर मंथ, अब उनके पास एक डिप आ गया सेविंग में, और वो चाहते हैं वो कट करेंगे कुछ जो भी उनकी एसेंशियल चीज़ें होंगी, जिससे वो नई जो ईएमआई डिमांड है, जो स्टूडेंट लोन हो गया, उसको पूरा करने के लिए। तो सिल्वर लाइनिंग ये है कि हर कहानी में एक पॉजिटिव साइड भी होती है। जैसे एनआरआई फैमिलीज जो डॉलर में पैसा भेजते हैं उनके लिए वीक रुपए फंड फ़ायदेमंद है, क्योंकि सेम डॉलर अब ज़्यादा रुपी लाता है। जैसे ₹90 के नीचे जाना सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इंडिया की इकॉनमी का एक नए फेज़ का सिग्नल है, जो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो सकता है। पर सिग्नल ये है कि लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो सकता है, पर शॉर्ट टर्म में आम आदमी पर इसका बोझ बिल्कुल साफ दिखाई दे सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसके जो गोल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं।